हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद मी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस समय हम आपको पता है कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो हमारी जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन आदिकाल की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वो समाप्त हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं भक्ति काल की तरफ, जिसमें लगभग लगभग सब क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने प्रैक्टिस सेट में करा लिए हैं। तो सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करिएगा और शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। छात्र जल्दी जल्दी जुड़ें, साथ ही हमारे फिर प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। तो भक्ति काल में जो भी 6 मुख्य खंड हैं: सामान्य परिचय, निर्गुण धारा, सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और भक्ति काल के फुटकल रचनाएं या भक्ति काल के फुटकल कवि। ठीक, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बनाए। कल थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मैं आपको बोलता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठा करिए। जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन लगे उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो सेशन को शेयर करते रहिए, फिर हम प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सेशन को शेयर करते रहिए। तो इस समय त्योहारों का सीजन है, त्योहार भी दीपावली आने वाली है आप लोगों की, तो लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी है। हाँ, पढ़ाई तो करनी है, दीपावली में सब घर जाएंगे अपने। लेकिन हम आपके साथ रोज 2 बजे स्टडी विद मी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। 2 बजे आपको रोज हमें ज्वाइन कर लेना है। 1 घंटा तो आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में आपके एग्जाम्स हैं। जनवरी में एग्जाम्स हैं आपके, तो समय कम है, ठीक है, समय कम है। चलिए, हाँ राजेश जी का आ चुका है। नमस्ते, नमस्ते राजेश जी। चलिए, तो जल्दी जल्दी जुड़िए, फिर सेशन को शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जहाँ तक उम्मीद है तो आज हमारा जो है भक्ति काल का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक, भक्ति काल का ये हमारा आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक, कल से हम रीति काल की तरफ चलेंगे। ठीक, चलिए, तो और भी लोगों को जुड़ने दीजिए, फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो भक्ति काल की श्रृंखला है शुरू करते हैं, जिसमें से 358 या 359 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, ठीक है, तो और भी लोगों को जुड़ने दीजिए, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़िएगा, फिर जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो जो रीति काल, देखिए भक्ति काल का जो क्षेत्र था उसमें 6 खंड थे, वो बहुत व्यापक था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा भक्ति काल को समाप्त होने में। फिर रीति काल में उतने कवि है नहीं, उसके 3 ही, मतलब एक रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। ठीक, इन्हीं के अंतर्गत सारे कवि समाहित हैं। ठीक है, और रीति काल के कुछ अन्य कवि हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम है ना एलटी ग्रेड का, जो यूपी आयोग द्वारा, यूपीपीएससी द्वारा आयोग जो करा रहा है, एलटी ग्रेड का एग्जाम है। ये ईएमआरएस का भी एग्जाम डेट आ चुका है। अगर आपने ईएमआरएस के एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया है तो 23 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, और उसका एग्जाम का नोटिस भी आ चुका है, एग्जाम का नोटिस भी आ चुका है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलें। अब तो ईएमआरएस में भी दो दो टीयर में एग्जाम होंगे। टीयर फर्स्ट में आपका जो है वो, आप अगर उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किए होंगे तो 2 टीयर में एग्जाम होंगे। टीयर फर्स्ट में जो क्वालिफाइंग है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, और आईसीटी, ये सब चीज़ें पूछेंगी। और टीयर 2 में जो है सब्जेक्ट रिलेटेड है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, 40 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है और 15 डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चंस पूछेंगे। प्री मेंस हो गया, उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 में एग्जाम कराएंगे। अब ये हमारे वाले केंद्र की नौकरी है, सेंट्रल की नौकरी है, काफी अच्छी ग्रेड पे है, सैलरी बहुत अच्छी है उसकी। ठीक है, तो लग जाइए, आप लोग के पास काफी अच्छा मौका है। हाँ, 6 दिसंबर को पेपर है जी, 6 दिसंबर को एलटी ग्रेड का एग्जाम है। ठीक है, अब ये हमारे इसका भी एग्जाम डेट आ चुका है, तो काफी अच्छे अच्छे मौके हैं आपको। ठीक है, बस आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चलिए, तो चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे तो क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, देरी ना करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी जल्दी लोग जुड़ेंगे, जल्दी जल्दी चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
कि निम्नलिखित में से कौन सूरदास के समकालीन थे? सूरदास के समकालीन कौन थे? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास या कुम्भन दास? चलिए आंसर कीजिएगा। सूरदास के समकालीन कौन थे? चलिए, निम्नलिखित में से सूरदास के समकालीन कौन थे? राजेश जी का आ चुका है ए। ठीक है, चलिए। तो सूरदास के जो समकालीन थे, नंददास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे या कुम्भन दास थे? तो सही आंसर है राजेश जी का आपका। राजेश जी, नंददास होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? चलिए, इसका भी आंसर कर दीजिए कमेंट करके। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? सेशन को शेयर करते रहिए और भी अपने छात्रों साथियों को बुलाइएगा। नंददास किसके शिष्य थे बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप में नंददास को स्थान दिया गया था, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, तो नंददास इनमें में से दोनों में से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? बताइए। चलिए, सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए, हम बता देते हैं, तो नंददास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। किसके? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक। चलिए, 34वां क्वेश्चन, 334वां। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 334वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि नंददास जी का कृष्ण उपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, नंददास जी का कृष्ण उपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। उलाहना लिखकर भेजा, यह तथ्य। ठीक है, और उलाहना लेकर भेजा, तो ये जो तथ्य लिखा है, यह जो है नंददास के बारे में है, लेकिन किस ग्रंथ में उल्लेखित है? किस ग्रंथ में उल्लेखित है? चलिए बताइए, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ए भक्तमाल, बी 84 वैष्णव की वार्ता, बी 252 वैष्णव की वार्ता, या डी भक्त नामावली? चलिए बताइएगा। चारों रचनाओं के रचनाकार का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कि नंददास जी कृष्ण उपासक थे, ये तुलसीदास को जो है अच्छा नहीं लगता था। तो ये जो तथ्य है वो किस ग्रंथ में उल्लेखित है? नंददास के बारे में तो है। चलिए, ये भी पूछ सकता है कि जो ये तथ्य है, ये किस संत या किस कवि के बारे में कहा गया है? ठीक है, किस आचार्य कवि के बारे में कहा गया है? तो वो है नंददास। ठीक है, नंददास काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सबसे ऊंचा माना जाता है। चलिए, आंसर की तरफ चलते हैं। वो है इसमें 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ कृत जो है 252 वैष्णव की वार्ता, उसमें जो है उसमें नंददास के बारे में ये तथ्य लिखा गया है कि नंददास जी का कृष्ण उपासक होना तुलसीदास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उन्होंने उलाहना जो है लिखकर भेजा था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता में 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो वो है विट्ठलनाथ की। विट्ठलनाथ की रचना है। किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की रचना है। ठीक है, और 84 वैष्णव की वार्ता वो है वल्लभाचार्य की। 84 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, और 252 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। ठीक है, चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेशन को शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, नंददास ने किससे दीक्षा ली थी? चलिए, अभी मैंने आपको बताया। नंददास जी ने किससे दीक्षा ली थी? अभी अभी मैंने आपको बताया। चलिए, ऑप्शन है आपके, ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी सूरदास या डी तुलसीदास? तो नंददास के गुरु का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, दो भागों में दो दो मतलब ग्रुप्स में कह सकते हैं, कवियों को बांटा गया है समूह में। एक वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं। ठीक है, चलिए, सेशन को शेयर करते रहिए। जल्दी जल्दी लोग जुड़िए भाई, आंसर करिए। सेशन को शेयर करते रहिए। चलिए, तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो ना देरी करते हुए, अभी मैंने आपको बताया था, तो तुरंत आंसर की तरफ। विट्ठलनाथ कौन होंगे? सी ऑप्शन विट्ठलनाथ है। नंददास ने किससे शिक्षा ली थी? तो विट्ठलनाथ से शिक्षा ली थी। किससे? विट्ठलनाथ से। ठीक है,
चलो 335 का सी ऑप्शन, 335 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, चलिए जो ये आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है वो जो है भक्ति काल से जो अंतिम, अब अंतिम प्रश्न है ये सब, लगभग ये आज की अंतिम प्रैक्टिस सेट होगी भक्ति काल की। क्योंकि जितने भी काल से क्वेश्चन बन सकते थे एलटी ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एलटी ग्रेड में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ हाँ कुछ क्वेश्चंस डीप में पूछते हैं। तो अभी जब हम रीतिकाल, आधुनिक काल और भी अन्य गतिविधियों की तरफ चलेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए, नंद दास ने किससे दीक्षा ली, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 336 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताइए, बहुत अच्छी पंक्ति है। भक्त नामावली के रचनाकार का नाम पूछा है, बताइए। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है कि नंद दास की प्रशंसा किस ग्रंथ में की गई है, तो किस में की गई है, भक्त नामावली में। बताइए, भक्त नामावली के रचनाकार कौन है। नंद दास की प्रशंसा कहाँ की गई है, तो भक्त नामावली में। इसके रचनाकार कौन है, विठल नाथ है, कृष्णदास है, ध्रुवदास है, या सूरदास है। चलिए बताइए, इससे दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पहला तो कि नंददास की प्रशंसा कौन से ग्रंथ में की गई है, तो भक्त नामावली। एक क्वेश्चन है कि भक्त नामावली में किस संत की जो है प्रशंसा की गई है, तो वो है नंददास। अब बताइए, भक्त नामावली के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। चलिए, पूनम जी का आ चुका है, ध्रुवदास। चलिए, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, ध्रुवदास। 336 का सी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्रुवदास है इनकी रचना। नमस्ते पूनम जी, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, क्या होंगे, ध्रुवदास। 336 का सी, 336 का सी। ठीक है। चलिए, समय हमारे पास बहुत कम है और काफी क्वेश्चन अभी आगे, काफी क्वेश्चन है। जब मैं आपकी ये पूरी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा तो आपको हम रोज एक मतलब मिश्रित क्वेश्चन का जो समूह होता है, एक प्रैक्टिस सेट रोज करवाएंगे एग्जाम्स तक। मतलब 120 क्वेश्चन हम रोज आपको करवाएंगे, दो भागों में बांटकर। तो पहले ये प्रैक्टिस सेट पूरी जो काल से जितनी भी विधाएं हैं सबसे समाप्त हो जाए एक एक करके। अध्यायवार चल रहे हैं, अध्यायवार के बाद हम फिर मिश्रित प्रश्नों की श्रृंखलाओं की प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 337 की तरफ। अब बताइए, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन यह किस कवि के संदर्भ में है, बताइए। किस कवि के संदर्भ में है। नीलदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, या चतुर्भुज दास। चलिए बताइएगा। सेशन को शेयर करते रहिए भैया, और अपने साथियों को बुलाइए। हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं, आज कहाँ रह गए सब। चलिए, शायद त्योहार के समय शायद सब बिजी हो गए हैं शॉपिंग करने में। त्योहारों का समय चल रहा है भाई, परसों से त्योहार शुरू हो जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स भी हैं आपके। तो एक दो घंटा देने में कोई वो नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। ठीक है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। आचार्य रामचंद्र, ये पहली बात, ये एक क्वेश्चन ये भी तैयार कर लीजिए कि ये जो कथन है ये किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, किसके बारे में है, चलिए वो बताइए, पहले आंसर करिए। तो किसके बारे में है, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास। तो सूरदास के समकालीन, अभी पहला क्वेश्चन में पूछा था कि सूरदास के समकालीन कौन कवि हैं, तो भाई नंददास हैं। तो ये बात भी किसके बारे में हो रही है, सूरदास के पीछे किसका नाम लेना पड़ता है, तो नंददास का। ठीक है, 337 का ए ऑप्शन सही होगा। 337 का ए, ठीक है। 337 का ए, तो नंददास का नाम लेना पड़ता है। सूरदास के पीछे किसका नाम लेना पड़ता है, अर्थात काव्य सौष्ठव की दृष्टि से कौन से कवि का नाम लेना पड़ता है, मतलब सर्वोत्तम कवि कौन है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से, तो वो है नंददास। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए, 338 क्वेश्चन। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कहावत किसके संदर्भ में प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है।
बताइए, ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास या डी कुंभनदास। चलिए सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए भाई अपने ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप्स में आप हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वहां पे शेयर करते रहिएगा लोगों के पास, हिंदी साहित्य के छात्रों के पास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और बहुत ही अच्छे और नए क्वेश्चंस हैं। जो भी आपको नए क्वेश्चन लगे उसको नोट कर लिया करिए। अब हर क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में तो नहीं आएगा ना एग्जाम्स में, कुछ नए क्वेश्चन भी आयोग रखेगा। ठीक है, चलिए सेशन को शेयर करते रहिए। अब बताइए, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, यह कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए तो आंसर करते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से किसका स्थान सर्वोपरि माना गया है? तो किसका माना गया है? नंददास का। और किस रचना के लिए इन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी वो भी अभी क्वेश्चन में रखा गया है, किस रचना के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 339, 339 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइएगा कि नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, चलिए आ गया क्वेश्चन भी आ गया, कि नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए रास पंचाध्यायी, बी सिद्धांत पंचाध्यायी, सी भ्रमर गीत या डी सुदामा चरित्र। बताइएगा, नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए रास पंचाध्यायी, बी सिद्धांत पंचाध्यायी, सी भ्रमर गीत और डी सुदामा चरित्र। बताइएगा। देखिए ये जो चारों रचनाएं हैं, जिसमें से सुदामा चरित्र जो है वो है नरोत्तम दास की, भ्रमर गीत भी नंददास की है, सिद्धांत पंचाध्याय भी उन्हीं की है, रास पंचाध्याय भी उन्हीं की है। तो बताइए, तो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो कौन सी है जिसके आधार पर उन्हें जो है जड़िया उपाधि दी गई थी, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ठीक है, तो वो है रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय, ठीक है। अब रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। आज सब बिजी है लग रहा है बहुत, दीपावली की शॉपिंग में सब बहुत बिजी हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाद में आप देख लीजिए क्लासेस, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देखा करिए और अपना जो है आकलन किया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, हमारी तैयारी अभी किस लेवल पर है। चलिए तो रास पंचाध्याय होगा, ठीक है। 340 क्वेश्चन की तरफ देखिए, आ गया क्वेश्चन। रास पंचाध्याय किस छंद में है? दोहा, चौपाई, रोला या उल्लाला। रास पंचाध्याय किस छंद में है? बताइए, रास पंचाध्याय किस छंद में है? दोहा है, ठीक है, दोहा है, चौपाई है, रोला है या उल्लाला है। देखिए इसमें चौपाई कौन सी छंद है? चौपाई कौन सा छंद है? अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है कि सम मात्रिक है? दोहा तो अर्ध सममात्रिक है, रोला उल्लाला भी अर्ध सममात्रिक है, ठीक है। चलिए बताइए, रास पंचाध्याय किस छंद में है? चलिए देरी ना करते हुए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए रास पंचाध्याय ही वो ग्रंथ है जिससे इनको प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। रास पंचाध्याय ग्रंथ के आधार पर ही इन्हें प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। रास पंचाध्याय ठीक किस छंद में है? तो रोला छंद में है। किस छंद में है? रोला छंद में है, ठीक है, रोला छंद में है, ठीक। चलिए तो इसी ग्रंथ के आधार पर इन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी। नंददास जो है, जो कि काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप कवियों में इनकी पहचान सर्वोपरि है, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से, ठीक। तो उनकी जो रचना है रास पंचाध्याय, जो कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी के आधार पर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी, जो कि रोला छंद में रचित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 341। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, नंददास से रिलेटेड क्वेश्चन है आज सब। बताइएगा, अर्थात मतलब अष्ट छाप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम नंददास के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि नंददास सूरदास के किस संदर्भ में अलग हैं। चलिए बताइए, नंददास जो है सूरदास के किस संदर्भ में अलग हैं? क्या दोनों में स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग है? चलिए ठीक है। बी अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास का प्रयोग है? ठीक है। सी ब्रज का गद्य भाषा के रूप में प्रयोग है? या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए सृष्टि जी का आंसर आना शुरू हो गया है, सी 40 का सी, हाँ जी 40 का सी तो सही है। 41 का आंसर कीजिएगा, 41 का आंसर कीजिएगा सृष्टि जी। नंददास सूरदास के किस संदर्भ में अलग हैं?
स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद का प्रयोग। ब्रज का गद्य भाषा के रूप में प्रयोग। अनुप्रयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बताइएगा। 41 का 41 का आंसर जल्दी जल्दी। 41 का आंसर। चलिए। किस चीज में अलग हैं, देखिए। ब्रज का गद्य भाषा के रूप में प्रयोग, ये तो दोनों लोगों की मिलती जुलती है, ठीक है। चलिए। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास का प्रयोग, ये भी दोनों में जो है समान रूप से है, क्योंकि जो भ्रमर गीत रचना है दोनों ने एक ही नाम से की है। भ्रमर गीत, भंवर गीत ऐसे नाम से की है, ठीक है। तो दोनों में जो है संस्कृत और पद विन्यासों का प्रयोग किया गया है भर भर के, ठीक। चलिए 41 का सी आ चुका है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा सृष्टि जी। 41 का होगा ए। स्वाभाविक चलती भाषा का प्रयोग नहीं किया है, दोनों में अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों में अलग अलग हैं। चलिए 42 की तरफ चलते हैं। रास पंचाध्याय में किसकी रासलीला है? रास पंचाध्याय में किसकी रासलीला है? बहुत इजी क्वेश्चन। ए राम, बी कृष्ण, सी सुदामा, डी राधा और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। रास पंचाध्याय में किसकी रासलीला है? राम, कृष्ण, सुदामा या राधा की? बताइएगा। रास पंचाध्याय में किसकी रासलीला है? रास पंचाध्याय में किसकी रासलीला है? राम की, कृष्ण की, सुदामा की या राधा की? चलिए 42 का ए आ चुका। 42 का ए फिर से आंसर कीजिएगा सृष्टि जी। पहले क्वेश्चन अच्छे से देखिए। भाई रास पंचाध्याय किसकी रचना है? नंददास की रचना है, ठीक है। इसी के आधार पर उन्हें जड़ियों उपाधि दी गई थी। भाई रास पंचाध्याय नंद की रचना है, तो नंददास किसके उपासक हैं? तो कृष्ण के उपासक है ना। जो अष्टछाप के कवि हैं वो कृष्ण के उपासक हैं। तो जो भी रचनाएं करेंगे वो कृष्ण से संबंधित करेंगे। तो ए कहाँ पे होगा? राम से। किसकी रासलीला है भाई? तो राम की नहीं है। राम की नहीं है, कृष्ण की है। बी। अष्टछाप कवि जो भी होंगे वो कृष्ण के उपासक हैं। तो जो भी चीजें वो करेंगे, मतलब जो भी उनकी रचनाएं हैं, वो कृष्ण से संबंधित है। 42 का बी, हाँ वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से अच्छे से आंसर कीजिए। 40। हाँ 43 की तरफ चलते हैं। 343वां क्वेश्चन। नंददास की रचना नहीं है। ए रूप मंजरी, बी रस मंजरी, सी मान मंजरी या डी कृष्ण मंजरी? चलिए आंसर कीजिएगा। नंददास की रचना नहीं है। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी या कृष्ण मंजरी? बताइए। 43 का आंसर। नंददास की रचना कौन सी नहीं है? रूप मंजरी है कि रस मंजरी है, मान मंजरी है कि कृष्ण मंजरी है? देखिए। नंददास की रचना जो है वो रूप मंजरी है, हाँ भाई है, ठीक है। रस मंजरी है, ये भी है। मान मंजरी है, ये भी है। तो कौन सी नहीं हुई? कौन सी नहीं हुई? कृष्ण मंजरी नहीं हुई। कौन सी नहीं हुई? तो कृष्ण मंजरी नहीं हुई। 43 का डी। ठीक है, 43 का डी। चलिए वेरी गुड। 43 का डी होगा। चलिए। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 344। ये भी बताइए। रीम रीना जी नमस्ते। हाँ 43 का डी रीना जी। चलिए। तो सेशन को आपने ज्वाइन किया, आप जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कि नंददास की रचना नहीं है विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी या अलंकार मंजरी? ठीक है। तो ज्ञान मंजरी की जगह मान मंजरी कर लीजिएगा, ठीक। 44 में जो सी ऑप्शन है ज्ञान मंजरी, उसकी जगह मान मंजरी कर लीजिएगा। जो ये ज्ञान मंजरी है सी वाला, इसके स्थान पर आप जो है मान मंजरी कर लीजिएगा। कौन सा? मान मंजरी, ठीक। अब बताइए। अब बताइए। चलिए। तो रीना जी का आ रहा है 44 का डी। रीना जी का आंसर आ चुका है 44 का डी। और भी अपने साथियों को बुलाइए, सब कहाँ रह गए? 44 का डी। चलिए। 44 का डी आ रहा है। हाँ सही है। तो अलंकार मंजरी उनकी रचना नहीं है, ठीक है। विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, ये सब रचनाएं नंददास की हैं।
अलंकार मंजरी उनकी रचना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 345 क्वेश्चन। दान लीला, मान लीला और श्याम सगाई ये किसकी रचना है? दान लीला, मान लीला और श्याम सगाई किसकी रचना है? बताइएगा। दान लीला, मान लीला और श्याम सगाई किसकी रचना है? रसखान, सूरदास, नंददास या मीराबाई? दान लीला, मान लीला और श्याम सगाई किसकी रचना है? 45 का आंसर। रसखान की, सूरदास की, नंददास की, मीराबाई की? चलिए, सुबोध कुमार आर्य का आंसर आ चुका है रसखान। रसखान की रचना कैसे होगी? श्याम सगाई किसकी रचना है? नंददास की है। दान लीला, मान लीला ये सब जो है नंददास की रचनाएं हैं, रसखान की रचनाएं नहीं है। किसकी हैं? नंददास की रचनाएं हैं। 45 का सी। रीना जी का रसखान की नहीं है। दान लीला, श्याम सगाई किसकी रचना है? पहले एक ही रचना आप देख लीजिए, श्याम सगाई किसकी रचना है? तो वो नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की है रीना जी। सुबोध जी, रीना जी, ये नंददास की रचनाएं हैं। 45 का सी। हाँ सृष्टि जी, 45 का सी, वेरी गुड। चलिए सेशन को लाइक कर दिया करिए, सेशन को लाइक भी कर दिया करिए। 46 की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, गहन समय संकेत कह अवसर नहीं पायो। ये नंददास के किस ग्रंथ से ये पंक्तियां ली गई हैं? चलिए आंसर कीजिएगा सब लोग। रीना जी, सृष्टि जी, ठीक है, सुबोध जी आंसर कीजिएगा सब लोग। बहुत अच्छी पंक्ति है, किस रचना से पंक्ति ली गई है? कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कह अवसर नहीं पायो। किसकी पंक्ति है? उपयुक्त पंक्तियां नंददास के किस ग्रंथ से है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भ्रमर गीत या सुदामा चरित? हाँ गलत हो गया आसान, हाँ जी। वही जल्दबाजी में गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, बस धैर्य के साथ। मतलब हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आराम से पढ़ने की जरूरत आपको, ठीक है? टाइम बहुत रहता है एग्जाम्स में, एग्जाम में टाइम बहुत रहता है, ठीक है? तो आराम से डबल ट्रिपल जितनी बार आप श्योर हो पाए श्योर होके ही आंसर किया करिए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ 0.2 सेकंड में मैंने आंसर कर लिया तो वो भी काउंट हो जाएगा, तो वो सब नहीं काउंट होगा, बस सही गलत काउंट होगा, ठीक है? समय आपके पास बहुत रहता है। चलिए 46 का आ चुका है सी, भ्रमर गीत। चलिए सृष्टि जी का आ चुका है ए। चलिए, हाँ तो ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है कहाँ से है? भ्रमर गीत से है। कहाँ से? भ्रमर गीत से। सृष्टि जी, भ्रमर गीत की पंक्ति है। नंददास का जो एक भंवर गीत नाम से रचना की है, उसकी पंक्ति है, ठीक। चलिए, कृष्ण दास के संदर्भ में असत्य है। कृष्ण दास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, बताइए। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। शूद्र जाति से थे, ठीक है। ये मंदिर के प्रधान मुखिया थे, या विठलनाथ से इनके मधुर संबंध थे? बताइए कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा नहीं? ये कृष्णदास जी की किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में इनकी गिनती होती है कि नहीं, जो अष्टछाप में है? पहले तो कुंभन दास है, फिर सूरदास है, ठीक है, फिर परमानंद दास है, फिर कृष्णदास है। ये तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हो गए। तो भाई चारों शिष्य में इनका जिक्र होता है, अर्थात पहला कथन सही है, ठीक है, पहला कथन सही है, ठीक। दूसरा आता है, ये शूद्र जाति के थे। आचार्य शुक्ल की बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णदास के बारे में अच्छे से व्याख्यायित किया गया है, ठीक है। जब उनकी थ्योरी बुक पढ़ेंगे, अभी पेज नंबर मुझे नहीं याद है, उनकी थ्योरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णदास अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, सबके बारे में शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित किया है। तो ये बी ऑप्शन भी सही है भाई, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये शूद्र जाति के थे। एम एस वर्मा जी 47 का डी। हाँ 47 का डी, एम एस वर्मा जी का आंसर आ चुका है, ठीक है। रीना जी का, चलिए सी आ रहा है, रीना जी का 47 का सी। ये मंदिर के प्रधान मुखिया थे भाई, थे, कृष्णदास जी थे मंदिर के प्रधान मुखिया। जो टी ऑप्शन है एम एस वर्मा जी का, वो एकदम सही है कि विठल नाथ से इनके मधुर संबंध नहीं थे, ठीक है। दोनों में हमेशा जो है, मतलब कि जो एक कहते हैं ना, एक प्रकार का झगड़ा होता रहता है, ये इनके मत से नहीं।
ये इनके मत का नहीं समर्थन करते थे, वो इनके मत का समर्थन नहीं करते थे, तो दोनों में जो है मधुर संबंध एक प्रकार से नहीं थे। ठीक है, तो 47 का डी आंसर सही होगा। 47 का डी आंसर। चलिए, वेरी गुड एम एस वर्मा जी, वेरी गुड एम एस जी। चलिए, 2 बजे हमारी क्लास लाइव आती है, 2 बजे हमें ज्वाइन किया करिए। ठीक है, आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, 48 की तरफ चलते हैं। किस अष्टछाप कवि को महाराजा बीरबल ने कैद कर लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि किस अष्टछाप कवि को महाराज बीरबल ने कैद कर लिया था? 48 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए रीना जी, एम एस जी, सृष्टि जी, आंसर कीजिएगा। 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 48वां क्वेश्चन, 348वां क्वेश्चन, कि किस अष्टछाप कवि को महाराज बीरबल ने कैद कर लिया था? बताइए। चलिए, एम एस जी का आंसर आ चुका है, याद आ गया। चलिए, अरीना जी को, ये बहुत अच्छा। एम एस जी का आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर आ रहा है? कृष्णदास आ रहा है भाई, बी आ रहा है। चलिए, रीना जी का आंसर आने दीजिए। बी आ रहा है, एम एस जी का और भी आंसर आने दीजिए। बी क्या आंसर है? कृष्णदास, अर्थात बीरबल को किसने, बीरबल ने किसको कैद कर लिया था? तो कृष्णदास को। चलिए बताइए, और भी आंसर आने दीजिए। चलिए, हाँ ठीक है। एम एस वर्मा जी, बहुत बहुत अच्छी तैयारी आपकी, वेरी गुड। काफी अच्छा एक्सप्लेन भी किया आपने, वेरी गुड। 48 का बी, हाँ 48 का बी रीना जी, तो बी वाले एकदम करेक्ट है भाई। कृष्ण दास को जो है कैद किया था, कृष्ण दास को कैद किया था। ठीक है, वेरी गुड। रीना जी, एम एस जी, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 349वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। चलिए बताइए कि इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए, यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? चलिए बताइए। श्रृंगार रस के ही पद गाएं, यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? इन्होंने भी, बताइए किसके बारे में बात हो रही है? इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान, चलिए, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं, यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? हाँ ठीक है, एम एस वर्मा जी, वेरी गुड। काफी अच्छी जानकारी है आपको, काफी डीप में जानकारी है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ रोज प्रैक्टिस किया करिए। 2 बजे हम लाइव आते हैं स्टडी विद मी चैनल पे, तो आपको चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है और सेशन को शेयर और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, 49 का बी। चलिए, और भी आंसर आने दीजिए, रीना जी के आंसर आने दीजिए। 49 का बी आंसर आ रहा है, 49 का बी आंसर आ रहा है। चलिए, ठीक है, तो किसके बारे में हो रहा है? तो ये कृष्णदास के बारे में, किस कवि के संदर्भ में है? भी आ गया रीना जी का भी। चलिए, और छात्र आज पता नहीं कहाँ, लग रहा है दीपावली के शॉपिंग में लग चुके हैं बहुत। ठीक है, तो 49 का बी, 49 का बी होगा, 49 का बी आंसर सही होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 50 की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है? ठीक है, हाँ जी, एम एस जी, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है? कुंभन दास का है, कि कृष्णदास का है, कि चतुर्भुज दास का है, कि परमानंद दास का है? बताइए, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है? चलिए, आंसर कीजिएगा 50 का। 50 का आंसर, 350 क्वेश्चन हमारे भक्ति काल के कंप्लीट भाई। ठीक है, 350 क्वेश्चन हमारे भक्ति काल के कंप्लीट हो गए हैं। इससे बाहर कहीं नहीं जाना है आपको, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बस इतने क्वेश्चन बहुत है, अभी जो भी आगे क्वेश्चन है। तो आज भक्ति काल हमारी समाप्ति की ओर है। जो भी फुटकल रचनाएं मीरा भाई और रहीम रसखान जो भी कवि थे, उनकी भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो स्टडी विद मी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। चलिए, आंसर आने शुरू हो गए हैं। सुबोध कुमार के, एम एस जी के, कृष्णदास, 50 का बी आ रहा है। युगल चरित किसकी रचना है? तो 50 का भाई बी आ रहा है, क्या आ रहा है? बी, तो वेरी गुड।
बी आंसर सही होगा। ठीक है, कृष्णदास की ही रचना है। जुगलमान चरित किसकी रचना है? तो वो कृष्णदास की ही रचना है। ठीक है, कृष्ण दास की ही रचना है। चलिए अब बताइए, एक आंसर आप लोग कर दीजिए कि अष्टछाप का ऐसा कौन सा कवि है जो बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। उद्दंड प्रवृत्ति का कौन सा कवि था? अष्टछाप का ऐसा कौन सा कवि है? जल्दी से कमेंट करिए। रात को क्लास लीजिए सर जी, टाइम। रात में और भी क्लासेस रहती है रीना जी, तो थोड़ा टाइम में। चलिए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास हमारी देख लिया करिए। लाइव नहीं देख पाती है, रिकॉर्डेड रात में देख लिया करिए। और भी क्लासेस रहती है तो और भी सर को क्लासेस लेनी रहती है, इसलिए टाइमिंग यही हमने डिसाइड किया है। चलिए आगे, अभी एलटी के बाद भी और सारे एग्जाम्स हैं तो हम टाइमिंग में चेंज करेंगे। तो अभी तो फिलहाल 2 बजे हमारी क्लासेस लाइव होती है। आपको टाइम नहीं मिलता तो आज हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करिए। चलिए, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। जो उद्दंड प्रवृत्ति के थे वो थे छीत स्वामी। अब छीत स्वामी किसके शिष्य थे ये भी बता दीजिए। उद्दंड प्रवृत्ति के कौन थे? उद्दंड प्रवृत्ति के कौन थे? तो वो थे हमारे छीत स्वामी। कौन थे? छीत स्वामी। ठीक है, उद्दंड प्रवृत्ति के कौन थे? तो छीत स्वामी थे। उद्दंड प्रवृत्ति के कौन थे? छीत स्वामी। ठीक, चलिए छीत स्वामी थे। ये किसके शिष्य थे? शिष्य बता दीजिए ये किसके थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शिष्य थे? हाँ, इनका खोटा सिक्का थोथा नारियल। वेरी गुड दीना जी, हाँ ठीक है। उद्दंड प्रवृत्ति के कौन थे? उद्दंड प्रवृत्ति के छीत स्वामी। ये किसके शिष्य थे ये भी बताइए। शिष्य किसके थे ये? जल्दी से बताइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। छीत स्वामी किसके शिष्य थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास, ये सब किसके शिष्य थे? जल्दी बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विठल नाथ के, वेरी गुड, वेरी गुड वर्मा जी। विठल नाथ जी किसके शिष्य थे? विठल नाथ। और विठल नाथ का किससे मधुर संबंध नहीं था? कृष्णदास से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 351। इनमें से किसने भ्रमर गीत नहीं लिखा है? बताइए, भ्रमर गीत की रचना किसने नहीं की है? देखिए, भ्रमर गीत की रचना बहुत सूरदास ने की है, फिर भंवर गीत नाम से नंददास ने की है। ठीक है, कृष्णदास ने भी की है, और भी कवियों ने भ्रमर गीत नाम से की है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी की है। चलिए, हाँ वेरी गुड रीना जी। 2 बजे अधिकतर लोग स्कूल में होते हैं। रीना जी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अब क्या करूं, यही टाइमिंग है। हाँ, तो विठल एमएस जी का कुम्मन दास ने नहीं की। सुषमा जी का आंसर आ चुका है। सुषमा जी बहुत लेट ज्वाइन किया। सेशन जब समाप्ति की ओर होता है तो आप लोग ज्वाइन करते हैं। 51 का डी आ रहा है। हाँ, 51 का डी आ रहा है। ठीक है, 51 का डी। चलिए, सुबोध जी का 51 का डी। भाई कुम्भन दास की तरफ सब जा रहे हैं। कुम्भन दास की तरफ सब जा रहे हैं। तो क्या कुम्भन दास सही है? वर्मा जी बताइए, कुम्भन दास सही है? क्या उन्होंने भ्रमर गीत नहीं लिखा है? एक रचना तो है ना भ्रमर गीत नाम से, बताइए। कुम्भन दास ने भ्रमर गीत नाम से एक रचना तो लिखी है ना? बताइए वर्मा जी, सुषमा जी, बताइए। कुम्भन दास ने भ्रमर गीत नाम से कोई रचना नहीं लिखी है? चलिए, डी आ रहा है भाई सबका। डी आ रहा है सबका। चलिए भाई, सबका डी आ रहा है तो डी कर देते हैं। डी आ रहा है तो सबका डी कर देते हैं। चलिए, तो सही आंसर होगा डी। ठीक है, कुम्मन दास ने भ्रमर गीत से नहीं लिखी है। वेरी गुड। चलिए 352 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद गाकर कृष्णदास ने अंतिम सांस ली थी? चलिए बताइए, कौन सा पद गाकर कृष्णदास जो है, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, उन्होंने कौन सा पद गाकर अंतिम सांस ली थी? ए, तरनी तनया तट आवत है प्रात समय। बी, कंचन मणि मरकत रस ओपी। ठीक है। सी, मुंह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। डी, कहाँ करे बैकुंठी जाए। कहाँ करे बैकुंठी जाए। चलिए बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। आंसर कीजिएगा कि कौन सा पद गाकर कृष्णदास ने अंतिम सांस ली थी।
तरनी तनया तट आवत है प्रात समय, कंचन मणि मरकत रस ओपी। सी ऑप्शन मुंह मन गिरदिल छवि पेट क्यों। डी ऑप्शन कहाँ करूँ बैकुंठी जाए, जहान आनंद जहान परमानंद। ये सब है, ठीक है। चलिए, तो किसका है ये, कौन सा पद पे अंतिम सांस ली थी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। एमएस जी का आया है सी, मुंह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। चलिए भाई, सी वाले कौन कौन हैं, सी वाले भाई कौन कौन हैं, आंसर कीजिए। सी वाले कौन कौन हैं। कृष्णदास, चलिए बताइए, कौन सा पद गा कर ली थी, सी वाले भाई कौन कौन हैं। चलिए, आंसर नहीं आ रहे आपके। चलिए, तो आंसर की तरफ चलते हैं। एमएस जी का अभी तक का सब आंसर सही हुआ है, वर्मा जी का वेरी गुड वर्मा जी, यही होगा। मोह मन गिरधर छवि पे अटको, ये कृष्णदास की लास्ट पंक्ति है। ठीक है, इसी के बाद इन्होंने इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, मोह मन गिरधर छवि पे अटको, अर्थात मेरा मन जो है गिरधर अर्थात कृष्ण की छवि पे मंत्र उनकी सुंदरता पर अटका हुआ है। 52वें का डी नहीं, डी जो है ये कहाँ करे बैकुंठी जाए, ये परमानंद दास की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, परमानंद दास की। ठीक है रीना जी, सुषमा जी, सी वेरी गुड। चलिए, 353 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी अर्थात वल्लभाचार्य जी के बारे में बात हो रही है, कि कई दिनों तक बदन की सुध सुध जो है भूले रहे। ठीक है, ठीक है, इनके एक पद को सुनकर, किसके पद को सुनकर, अब बताइए। सूरदास के, कृष्णदास के, चतुर्भुज दास के, या परमानंद दास के, किसके पद को सुनकर। रीना जी टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं। चलिए बताइए, किसके पद को सुनकर, किसके पद को सुनकर। चलिए, किसका आ गया, एमएस जी का आंसर है परमानंद दास, 53 का आंसर बताइएगा। सुषमा जी का आ रहा है सूरदास, तो किसके पद को सुनकर, रीना जी का आंसर आने दीजिए। रीना जी आंसर कीजिएगा जल्दी से, किसके पद को सुनकर। किसके पद को सुनकर आचार्य जी अर्थात वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक वदन की सुध भूले रहे, बताइएगा। किसके पद के सुनकर, सूरदास आ रहा है और परमानंद दास आ रहा है, तो कौन सा सही होगा, और भी आंसर आने दीजिए। 53 का ए और डी आ रहा है। चलिए, तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो वल्लभाचार्य जी एक बार जो है परमानंद दास के पद को सुने थे, परमानंद दास के किसी पद को सुनकर वे अपने शरीर का जो है सुध भूल गए थे। ठीक है, अपने शरीर की सुध भूल गए थे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 354। हाँ बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस अष्टछाप कवि के पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं, बताइएगा। ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी चतुर्भुज दास, या डी परमानंद दास, बताइए। किस अष्टछाप कवि के पद जो है कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। सूरदास, परमानंद दास, वेरी गुड, 53 का डी है। अब बताइए, कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। 54 का बताइएगा। 354 का आंसर कीजिएगा जल्दी से। 354, 354 का आंसर परमानंद दास आ रहा है, एमएसजी का, वर्मा जी का आंसर आ चुका है परमानंद दास। चलिए, और भी आंसर कहने दीजिए, देखते हैं भाई डी वाले कौन कौन हैं, डी वाले कौन कौन हैं। 21 अष्टछाप के कवि के पद कृष्ण भक्त के मुंह से प्राय, अभी एक पद आपने देखा है पिछले क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन में, कि कहाँ कहूँ बैकुंठी जाए, जहान आनंद जहान परमानंद। तो ये इनका बहुत ही सर्वप्रसिद्ध जो है पद है, ठीक है, सर्वप्रसिद्ध पद है उनका। चलिए बताइए। चलिए, परमानंद दास आ रहे हैं ये वर्मा जी का आंसर, तो ये जो ऑप्शन सही होगा 354 का, 354 का डी ऑप्शन सही होगा, 354 का डी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और आंसर आने दीजिए।
चलिए, रीना जी का 54 का ए नहीं होगा। कृष्ण भक्त के मुंह से प्राय सुनने में आते थे, तो वो है सिर्फ और सिर्फ परमानंदा। चलिए, 355 का। हाँ, बहुत ही अच्छा पद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको नोट भी कर लीजिएगा कि परमानंद सागर में कितने पद संकलित हैं। सुषमा जी का 54 का डी। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा जल्दी आंसर किया करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए थोड़ा, कि परमानंद सागर में कितने पद संकलित हैं। 830, 835, 840 या 845। चलिए, आंसर कीजिएगा। परमानंद सागर किसकी रचना है? तो परमानंद दास की रचना है। ठीक है। किसके जो है शिष्य हैं? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं ये। तो इसमें कितने पद हैं? 830, 35, 40 या 45? बताइए। चलिए, वर्मा जी का आंसर आ चुका है, एम एस वर्मा जी का 835 पद। 835 पद। चलिए, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, सच में बहुत ही अच्छी तैयारी है। आपने अभी तक जितने भी आंसर किए हैं ये क्वेश्चन जो है, ये पीवाईक्यूज नहीं, ये जो प्रैक्टिस सेट से मैंने क्वेश्चन रखे हैं थ्योरी की बुक से, आचार्य शुक्ल की जो हिंदी साहित्य की इतिहास की बुक है थ्योरी की, उससे मैंने क्वेश्चन रखे हैं। ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। पीवाईक्यू तो जो भी कराया कराया उसमें सब आंसर सही दे रहे थे, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये थ्योरी की बुक से उठाए गए क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे आंसर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है वर्मा जी, बहुत अच्छा आंसर आपका है। 835, 835 मत, बहुत अच्छा। तो बी आंसर सही होगा। परमानंद सागर में कितने पद हैं? 835 पद हैं। कितने? 835। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 356 क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए, वो पद आ गया, वो पंक्ति आ गई जिसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे थे, कि जहीं ना नंद, जहां ना यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल लगाए, जहाँ नहीं नल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या डी? हाँ, ठीक है, 835। रीना जी, वेरी गुड। 835 पद है। अब ये बताइए, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, कृष्णदास की है, चतुर्भुज दास की है या परमानंद दास की है? बहुत ही अच्छी पंक्ति, अभी मैंने इसका जिक्र किया था। अभी पिछले क्वेश्चन में ये जो है ऑप्शंस में भी ये पंक्ति आई थी। चलिए, बताइएगा कि जहीं ना नंद, जहां ना यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल, किसकी पंक्ति है ये? चलिए, आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं। एम एस वर्मा जी के आंसर आ चुके हैं डी। और भी आंसर आने दीजिए, और भी आंसर आने दीजिए। चलिए, और भी आंसर आने दीजिए। डी आ रहा है भाई, परमानंद दास, जिनमें परमानंद सागर में पदों की संख्या कितनी है? 835। चलिए, रीना जी का आंसर आ चुका है परमानंद, 56 का परमानंद। चलिए, तो आंसर की तरफ चलते हैं। हाँ, आंसर की तरफ चलते हैं। सुषमा जी का आंसर आने दीजिए। तो डी ऑप्शन सही होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। परमानंद दास की पंक्ति है, किसकी? परमानंद दास की पंक्ति है ये। ठीक है, परमानंद दास की पंक्ति है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 357। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये कथन है, वो किस अष्टछाप कवि के संदर्भ में है? ए कृष्णदास, बी परमानंद दास, सी कुंभन दास या डी चतुर्भुज दास? चलिए, बताइए। तो ऐसा कौन सा कवि था अष्टचाप का, जो धन मान और मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर था? बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए, ऐसे क्वेश्चन से आपके दो तीन टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहली बात, ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का कथन है। किस कवि के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है? ठीक है, तो ये क्या ये कभी अक्षाप से संबंधित है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनको व्याख्यायित करना जरूरी होता है। उससे बहुत टाइप के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं। 2025 टीजीटी पीजीटी का फॉर्म कब तक आएगा? गुरुदेव, देखिए, रीना जी, अब आयोग तो पहली तो परीक्षा करा ही नहीं पा रही है, बस डेट पे डेट दिए जा रही है। तो 2025 का, अब देखिए, 2025 में तो कुछ भी संभव नहीं है। जो भी एग्जाम्स होंगे, जो 2022-21 में जो भी फॉर्म भरे गए हैं, उसमें तो 26 में पहले तो एग्जाम ही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई उम्मीद रखना
बेकार है। चलिए, तो रीना जी का 57 का सी आ रहा है, कुम्मन दास, एम जी का कुम्मन दास, ठीक है। चलिए, तो कुम्मन दास की तरफ चलते हैं। तो कुम्मन दास ही ऐसे कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं, जो अपनी जो है पूरे जीवन में धन मान और मर्यादा की इच्छा से उनकी वो सो दूर थे, अर्थात उनके मन में ऐसी कोई भी इच्छा जब आप शुक्ल की बुक पढ़ेंगे, जो उनकी थ्योरी की बुक है, तो उसमें जो कुम्मन दास, देखिए अष्टछाप के जितने आठों कवि हैं, उनके बारे में शुक्ल जी ने एक एक चीजें बताई हैं, ठीक है। तो पहले तो आप एग्जाम्स के बाद थ्योरी की बुक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ तो बुक अच्छी होती है, एग्जाम्स के नजरिए से ठीक है, कम समय है तो पढ़िए, ठीक है। लेकिन थ्योरी की बुक जब आप पढ़ लेंगे 2 3 4 बार, क्योंकि एक बार में तो कोई किताब याद नहीं होती, तो जितनी बार पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी साहित्य और भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा, 357 का सी, ठीक है। चलो, 358 की तरफ चलते हैं। बताइए, सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस अष्टछाप कवि को अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ और इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, ठीक है। बताइए, सूरदास, कुम्भन दास, चतुर्भुज दास या गोविंद स्वामी, ठीक है। किस अष्टछाप कवि को, देखिए अब इस ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन, कि किस अष्टछाप कवि को फतेहपुर सिकरी बुलाया गया था, तो किसको बुलाया गया था, अभी आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। रमेश जी का, और भी आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। 358 का आंसर कीजिए। इन्होंने एक पंक्ति भी कही थी कि आवत जावत पनियो टूटी, बिसर गयो हरिनाम, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है, अब आप इसी से, मैंने एक हिंट दे दिया, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। चलिए, आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं। 58 का बी आ रहा है भाई, सुषमा जी का पहला आंसर एमएस जी का आया है, बी। चलिए, राधिका जी, लास्ट क्वेश्चन में आपने ज्वाइन किया है। राधे राधे, राधे राधे। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो भाई बी, जिसका भी बी आया है, कुसुम जी का बी, बी वाले एकदम सही है। कुम्भन दास की है, कुम्भन दास। कुम्भन दास को जब अकबर बादशाह ने फतेहपुर सिकरी बुलाया था, तो वहां उनका बड़ा सम्मान किया था, तो ये पैदल ही गए थे, ठीक है। तो उन्हीं की पंक्ति है कि आवत जावत पनिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ठीक है। चलिए, हाँ, वेरी गुड रीना जी, कुंभन दास होगा 358 का, कुंभन दास, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा कि सबरस किसकी रचना है, सबरस। चलिए, सब लोग आंसर करिए, सबरस किसकी रचना है, दक्षिणी हिंदी की रचना है ये, सबरस किसकी रचना है, बताइए। घर की सफाई, वो तो मुझे पता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि दीपावली का समय है, तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है तो कोई घर की सफाई। चलिए, कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए, सबरस के रचनाकार का नाम बताइए, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। सबरस के रचनाकार का नाम, रीमा जी। रीमा जी, तो बहुत ज्यादा लेट हो गई, आपकी तबीयत कैसी है, बताइए। चलिए, बताइए, सबरस के रचनाकार का नाम, सबरस के रचनाकार का नाम बता दीजिए, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। सबरस के रचनाकार का नाम बताइए, जो कि दक्षिणी हिंदी की रचना है, सबरस, ठीक है। सबरस के रचनाकार का नाम बता दीजिए, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए, आंसर, हाँ, सबरस के रचनाकार का नाम बताइए रीना जी, जल्दी से आंसर बताइए। रीमा जी का ठीक हूँ, चलिए ठीक है, अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि एग्जाम समय है और पढ़ना बहुत है, जितनी प्रैक्टिस, इसलिए अपना ध्यान रखिए सब लोग, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहे हैं, तो चलिए, आंसर कीजिएगा सबरस, ठीक है। अभी आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर कीजिएगा जल्दी से। सबरस किसकी रचना है, दक्षिणी हिंदी की रचना है भाई, किसकी रचना है, दक्षिणी हिंदी की। चलिए, तो मैं ही बता देता हूँ,
तो सबरेश किसकी रचना है? तो वो है मुल्ला वजीही का। मुल्ला वजीही की रचना है। ठीक। किसकी रचना है? मुल्ला वजीही की रचना है। ठीक है। चलिए, तो एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन काल विभाजन से। लास्ट क्वेश्चन काल विभाजन से। ठीक है। चलिए बताइए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास का मील का पत्थर कहा जाता है, जॉर्ज ग्रेशन की जो ग्रंथ है, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, राधे राधे नंदू जी, तो उसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बस ये लास्ट क्वेश्चन सेशन में बता दीजिए। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है। हिंदी अनुवाद बताइए किसने किया था? जल्दी से आंसर करिए, प्रकाशन वर्ष के साथ। प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। ठीक है। हाँ चलिए, आंसर भी आने शुरू हो गई है। आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं। किशोरी लाल वाजपेयी। किशोरी लाल गुप्त, हाँ किशोरी लाल गुप्त, वेरी गुड। एम एस जी के वर्मा जी का आंसर आ चुका है। किशोरी लाल गुप्त। प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। किशोरी लाल गुप्त ने किया है, वेरी गुड। प्रकाशन वर्ष भी बता दीजिए साथ साथ। प्रकाशन वर्ष, जल्दी से प्रकाशन वर्ष बताइए। हाँ किशोरी लाल गुप्त सबका सही है। निशा रानी, राधिका जी, एम एस जी, नंदू जी। चलिए, सबका सही है। प्रकाशन वर्ष किशोरी गुप्त, हाँ किशोरी लाल गुप्त ने किया है, वाजपेयी नहीं। किशोरी लाल गुप्त ने। जैसे क्या नाम है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। वैसे ही ग्रेशन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने। प्रकाशन, प्रकाशन नहीं, झांसी के ग्रेशन के ग्रंथ का प्रकाशन नहीं, जो हिंदी अनुवाद है उसके ग्रंथ का प्रकाशन बताइए। किशोरी लाल गुप्त के। हाँ गुप्त सही है। प्रकाशन जल्दी से बताइए। 1952 है कि 1954 है? चलिए, दो ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 1952 है कि 1954 है? 1952 है कि 1954 है? चलिए, ठीक है, तो बता देते हैं हम लोग। तो बता देते हैं 1954 है। ठीक है, 1954 है। चलिए, सेशन को यही समाप्त करते हैं। सेशन को यही समाप्त करते हैं। कल फिर 2 बजे, कल फिर जो है 2 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, 2 बजे आप जल्दी से ज्वाइन किया करिए। जब क्लास समाप्त होती है तो आप लोग ज्वाइन करते हैं। इस समय त्योहारों का सीजन है तो आप लोग शॉपिंग में, सफाई में व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहिए। ठीक। फिर इस सेशन को ये समाप्त करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।